नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल जगत की तमाम खबरें और इन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होते हैं खेल विशेषज्ञ। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि। और अब नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। पिछले 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय। सेरेना विलियम्स, सोफिया केनिन, डोमिनिक थीम, डेनिल मेदवेदेव और एंडी मरे भी दूसरे दौर में पहुंचे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे और आखिरी टी20 मैच में जीत के साथ पाकिस्तान ने श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और बैडमिंटन में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु निजी कारणों से अगले महीने होने वाले थॉमस एंड उबेर कप फाइनल से हटी। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। भारत के सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के ब्रैडली क्लान को पहले दौर में 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया। दुनिया में 122 नंबर के खिलाड़ी 23 वर्षीय सुमित नागल पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स मुकाबलों के मुख्य ड्रॉ में मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले 2013 में सोमदेव देवबर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। दूसरे दौर में सुमित नागल का मुकाबला ऑस्ट्रिया के वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थीम से होगा। तो रवि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सुमित नागल इससे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं और जिस तरह का खेल कल उन्होंने दिखाया वो वास्तव में काफी गौरवान्वित करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि सुमित नागल ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और जिस तरह का कंट्रोल टेनिस दिखाया, खासतौर पे तब जबकि आपके लिए माहौल बिल्कुल अलग सा है और यहाँ पे खेलना इतना आसान नहीं है। इस कारण से सुमित नागल की ये उपलब्धि हमें काफी काबिल तारीफ दिख रही है और खास इस तौर पे कि जब आपके लिए चुनौती इतनी मुश्किल है, स्पेक्टेटर्स नहीं, इतना बड़ा स्टेडियम, खाली सीटें, तो वो अलग सा एक बहुत अजीब सा एक ऐसे घुटन सी लगती है कोर्ट के ऊपर। जैसा कि आपने कहा कि बिना दर्शकों के, क्योंकि ये सब जो टेनिस के मैच थे वो कहीं ना कहीं जब भी कोई ग्रैंड स्लैम होता है तो वहां पे जो दर्शकों की जो उत्साहवर्धन करने वाली आवाजें आती हैं, अपनी अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग होता है। जी, और कई खिलाड़ी हैं जो कि इस तरह से जो दर्शकों की जो शोर होता है उससे भी काफी एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन जब ये ना हो तो आपको अपने आप को खुद ही एक्साइटेड करना होगा, अपने आप को जैसे कहते हैं कि आपको तैयार करना पड़ेगा, अगले कोई गलती हुई तो उससे उबरने के लिए बड़ा एक अलग सा एक अनुभव हो जाता है ये खाली स्टेडियम में खेलना। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। और इस बीच 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स, मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन अमेरिका के सोफिया केनिन और दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने कल पहले राउंड के मैच जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में लगी 6 बार की यूएस ओपन चैंपियन और तीसरी सीड सेरेना ने हमवतन क्रिस्टी आन को 1 घंटे 21 मिनट में 7-5, 6-3 से और दूसरी सीड केनिन ने बेल्जियम की यानिना विकमायर को 6-2, 6-2 से हराया। तो इस बार सबकी निगाहें कहीं ना कहीं सेरेना विलियम्स पे लगी हुई हैं और काफी उम्मीदें की जा रही हैं उनसे। जी हाँ, सेरेना विलियम्स पे तो हमेशा ही ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में निगाहें लगी रहती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार पहली बार पिछले शायद 10 साल में राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के बिना एक ग्रैंड स्लैम इवेंट खेला जा रहा है। दोनों ही नहीं खेलने आए यूएस ओपन, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 मौजूद हैं नोवाक जोकोविच, तो इस कारण से थोड़ी सी मैं समझता हूं कि यूएस ओपन की साख बच गई है, वरना काफी बहुत ही हल्का ये टूर्नामेंट हो जाता। लेकिन सेरेना विलियम्स जैसी खिलाड़ी मौजूद हैं तो जाहिर है कि लोगों की निगाहें हमेशा ही लगी रहेंगी टेनिस एक्शन पर। बिल्कुल, और उनके साथ ही कई नामचीन खिलाड़ियों ने यूएस ओपन से अपने नाम वापस लिए और इसके बाद फिर भी इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों ने जो है इसमें उत्साह दिखाया और वो वापस इस टूर्नामेंट पे आए। तो एक शायद हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी उभर के आए, या कुछ आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं जिस तरह से 2 मेजर खिलाड़ी इसमें नहीं खेल रहे हैं? देखिए, ड्रॉ में तो काफी कमजोरी आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के नहीं होने से
थे, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनको ये एक मौका दिखना चाहिए कि आपको ग्रैंड स्लैम, सुमित नागल जैसे खिलाड़ियों को ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी एक पहचान बनाएं। दूसरे राउंड में उनका मुकाबला डोमिनिक थिएम से है और वहां पे बढ़िया प्रदर्शन किया तो जाहिर है कि लोगों की नजर में वो आ जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि रॉजर फेडरर से भिड़े थे वो फर्स्ट राउंड में, उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो जाहिर इसीलिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं सुमित नागल की कि जो खिलाड़ी रॉजर फेडरर से टक्कर ले सकता है वो क्या और आगे बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है तो कितना आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और ये कहाँ 122 नंबर की रैंकिंग है, कहाँ वर्ल्ड नंबर 3 के साथ जो मुकाबला होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सुमित नागल वहां पे प्रदर्शन करते हैं। और खेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अनुभव अच्छा होगा, नतीजा चाहे जैसा भी हो। नहीं, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुमित नागल के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा। जी, आप अगर वर्ल्ड नंबर 3 से भिड़ रहे हैं ग्रैंड स्लैम इवेंट के दूसरे दौर में, तो जाहिर है कि लोग यही समझते हैं, मान के चलते हैं जी कि सीडेड प्लेयर आसानी से जीतेगा। लेकिन वहां पे नागल को एडवांटेज है कि आप अगर खुलकर खेले और कुछ सटीक शॉट्स लगाने में कामयाब हुए तो आप अपने विपक्षी का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हुए, एक आध सेट निकाल गए, तो थिएम प्रेशर में आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं अनिश्चितता रहती है खेल में, और अगर अपने जज्बे को पूरी तरह से अगर रखा जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत बड़े उलटफेर भी होते हुए देखे गए हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स में। ये ग्रैंड स्लैम में उलटफेर होना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही चुनौती है अब नागल के लिए। जी, और सेरेना की हम बात कर रहे थे, उनका अगला मुकाबला रूस की मार्गरिटा गैस्पराइन से होगा, जिन्होंने पुएर्तो रिको को मोनिका पुइक के साथ 6-3, 6-7 और 6-0 से पराजित किया। और अब हम बात करते हैं मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन और विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी केनिन की, जिन्होंने पूर्व यूएस ओपन सेमीफाइनलिस्ट विकमायर को मात्र 67 मिनट में पराजित कर दिया। केनिन का अगला मुकाबला कनाडा की युवा खिलाड़ी लीला फर्नांडीज से होगा, जिन्होंने 2010 की फाइनलिस्ट रूस की वेरा जोवनारोवा को हराया। लेकिन सेरेना की बड़ी बहन और पूर्व नंबर 1 वीनस को चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने 1 घंटे 49 मिनट में 6-3, 7-5 से हरा दिया। तो एक बहन के साथ जहां जीत थी, वहां दूसरी बहन को हार का सामना करना पड़ा है। और वीनस के साथ थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस की भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस कारण से वीनस पहले दौर में बाहर हो गई, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस अगर आपका 100% ना हो तो जाहिर है कि ग्रैंड स्लैम इवेंट में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और वही हुआ कि जब आप मैच बहुत ज्यादा लंबा चल गया, 1 घंटे 50 मिनट लगभग, जब आप 2 घंटे का लगभग मैच खेलते हैं तो आपको थकान काफी ज्यादा होती है, और वीनस के साथ जो शारीरिक परेशानियां हैं उसका असर शायद दिखने लगा होगा। बिल्कुल, और हम लोग डोमिनिक थिएम की बात कर रहे थे। थिएम को अपने विपक्षी जो मुनार के रिटायर होने से दूसरे दौर में प्रवेश मिल गया। स्पेन के मुनार ने 1 घंटे 55 मिनट के बाद जब मैच छोड़ा तो वो पहले 2 सेट 6-7, 3-6 से हार चुके थे। तो 1 घंटे 55 मिनट तक मुकाबला चला, तो बहुत ही जबरदस्त कहीं ना कहीं था। नहीं, और इसमें आप ये देखिए कि रैलीज कितनी लंबी हुई होंगी कि आप 1 घंटे 55 मिनट में सिर्फ 2 सेट ही निपटा पाए, जबकि अमूमन देखा जाता है कि आधे घंटे से 35 मिनट तक औसतन 1 सेट चलता है, अगर लंबा बहुत चला तो 40 मिनट। लेकिन अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा रहा होगा कि 1 घंटे 55 मिनट में सिर्फ 2 सेट ही निपटे। लेकिन रवि, अगला मुकाबला जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें और भी ज्यादा समय है। हम बात करेंगे 4 घंटे 39 मिनट तक चले मुकाबले की। पुरुष सिंगल्स में 2012 के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जापान के योशिहितो निशिओका को 4 घंटे 39 मिनट तक चले 5 सेटों के मैराथन मुकाबले में हरा दिया। तो ये मुकाबला 4 घंटे 39 मिनट तक लगातार खेलना, ये देखिए, ये ज्यादातर आपकी मेंटल फिटनेस को दिखाता है। फिजिकल फिटनेस का तो टेस्ट होता ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये मेंटल फिटनेस का टेस्ट होता है। और यहीं पर एंडी मरे का जो अनुभव है उनका काम आ गया। आप ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुके हैं, आप यूएस ओपन, विंबलडन, ये से खिताब आपके झोली में हैं, तो जाहिर है कि आपके पास अनुभव है कि पहले 2 सेट हारने के बाद भी एंडी मरे ने हार नहीं मानी, जबरदस्त संघर्ष किया और अभी भी मुकाबले में बने हुए हैं।
जी, और मरे का अगला मुकाबला 15वीं सीड कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलायसिस में होगा। तीसरी सीड रूस के डेनिल मेदवेदेव भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने पहले राउंड में अर्जेंटीना के फेडरिको डेलबोनिस को लगातार सेटों में 1 घंटे 46 मिनट में हराया। मेदवेदेव का दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर ओडोनल से मुकाबला होगा। तो ये तो बात थी यूएस ओपन की, और अब बात करते हैं मैनचेस्टर में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो 3 मैचों की T20 श्रृंखला का आखिरी मुकाबला खेला गया, उसमें पाकिस्तान ने 5 रन से इस मुकाबले को जीत दिया है। पाकिस्तान की इस जीत के साथ 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच और सीरीज दोनों के लिए चुना गया है। उन्होंने श्रृंखला के 2 मैच में 155 रन बनाए। मेजबान टीम ने दूसरे T20 मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की थी, जबकि पहला मैच बारिश के कारण बिना किसी परिणाम के धुल गया था। पाकिस्तान की इस जीत के साथ 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। इंग्लैंड लगातार छठी T20 सीरीज जीतने से चूक गया। पाकिस्तान के 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 185 रन ही बना सका। इंग्लैंड के बल्लेबाज मोइन अली ने 61 रन बनाए और टीम के लिए जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज ने इमाद वसीम के हाथों मोइन अली को कैच आउट कराकर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। इसी के साथ पाकिस्तान की जीत पक्की हो गई। तो ये मैच कहीं ना कहीं बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम था। बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैच इसी ग्राउंड पे खेला गया था उसमें वो 195 रन नहीं सेव कर पाए थे जी, और उस मैच में ओवेन मॉर्गन ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी। इस बार इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर फायर नहीं किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा इंग्लैंड को, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान के गेंदबाजों की कि उन्होंने हार नहीं मानी और काफी जबरदस्त संघर्ष किया। सटीक बॉलिंग की, थोड़ा सा कंट्रोल में कमी दिख रही थी एक समय, जबकि वो थोड़े परेशान थे मोइन अली की बैटिंग से, लेकिन फिर भी विकेट निकालते रहे लगातार, और यही कारण है कि अंत में 5 रन से जीतने में कामयाब रहे। तो पाकिस्तान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से संघर्ष किया। पहले मैच में 195 रन नहीं बचा पाने के बाद भी आपने डटकर संघर्ष किया और इस मैच को जीतकर 1-1 से बराबर कर दी श्रृंखला। बिल्कुल, और 2 खिलाड़ी यहाँ पे चर्चा जिनकी होनी चाहिए, एक मोहम्मद हफीज और हैदर अली, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने 86 रन की शानदार पारी खेली है। हफीज ने 52 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाकर अपनी T20 इंटरनेशनल करियर में लगातार तीसरी अर्धशतकीय पारी खेली। हफीज के करियर की ये 13वीं 50 है। हफीज ने पिछले मैच में भी अर्धशतक लगाया था। उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू करने वाली अपनी टीम के युवा बल्लेबाज हैदर अली के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े। हैदर अली की बात है तो उनके बारे में ये बता दें कि उन्होंने 33 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। हैदर T20 इंटरनेशनल में डेब्यू पर अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कंपोज्ड बैटिंग की हैदर अली ने, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने डटकर बल्लेबाजी की, इससे साफ झलक रहा था कि उनसे आप भविष्य में काफी उम्मीदें रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम 2 साल बाद कोई T20 सीरीज हारी है। इससे पहले जुलाई 2018 में T20 सीरीज उन्होंने हारा था। तब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में 2-1 से हराया था। उसके बाद इंग्लिश टीम लगातार 5 T20 सीरीज जीत चुका है। पिछली बार दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में 2-1 से इंग्लैंड ने हराया था। ये सीरीज इसी साल फरवरी में खेली गई थी। इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच अब तक 8 सीरीज खेली गई है। इसमें इंग्लिश टीम ने 4 जीती है और 2 हारी है, जबकि 2 सीरीज ड्रॉ रही है। दोनों टीमों ने इंग्लैंड में पहली बार 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली है। इससे पहले 2010 में 2 T20 की सीरीज खेली गई थी, जिसमें मेजबान टीम ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इस बार सीरीज ड्रॉ हो गई है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं T20 रैंकिंग की कि इस मैच के बाद इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन और पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए एक लंबी छलांग लगाई है। बेंटन इस श्रृंखला में कुल 137 रन बनाकर T20 रैंकिंग में 152 स्थान से उठकर 43वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि हफीज सीरीज में 155 रन बनाकर 68वें में से 44वें स्थान पर आ गए हैं। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उससे इनको काफी ज्यादा इससे हौसला बढ़ेगा कि आने वाले मुकाबलों में ये काफी बेहतर कर सकते हैं। और इन खिलाड़ियों के लिए अहम बात यह T20 रैंकिंग जैसे इंडिविजुअल रैंकिंग कोई खास ज्यादा मायने रखती नहीं है,
क्योंकि बाकी टीमें कोई खेल नहीं रही हैं, सिर्फ इंग्लैंड और पाकिस्तान ही खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आप रैंकिंग्स में 50-60 के आसपास आ जाते हैं तो जाहिर है कि लोगों की निगाहें आपके ऊपर पड़ने लगती हैं कि आपसे उम्मीदें अब बढ़ने लगेंगी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के संयुक्त अरब अमीरात में 10 नवंबर को समाप्त होने के बाद श्रीलंका प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का पहला संस्करण श्रीलंका में 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट ने आज ये जानकारी दी। इस लीग को पहले 28 अगस्त से 20 सितंबर तक खेला जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो आईपीएल के बाद बैक टू बैक में है सीरीज। जी हाँ, और बहुत ज्यादा भारतीय खिलाड़ी नहीं जाते हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, क्योंकि बोर्ड इसकी अनुमति देता नहीं है। लेकिन फिर भी श्रीलंका में ये सीरीज होगी, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि उन्हें अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित की जा सकती है तो वो भी पहल कर सकते हैं एक कॉम्पिटिटिव लीग आयोजित करने की। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर का मानना है कि उनकी टीम ने 2018 में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर वही सम्मान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इस शर्मनाक प्रकरण से देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रोफ्ट को निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकरण के बाद लैंगर बतौर कोच टीम से जुड़े और आज उन्होंने इसे संकट की स्थिति बताया। इसके बाद वनडे श्रृंखला में इंग्लैंड से मिली 0-5 की हार के बाद उन्होंने टीम को उबारने में मदद की। अब ऑस्ट्रेलिया टीम में स्मिथ और वार्नर वापस आ चुके हैं और 2 साल बाद फिर इंग्लैंड में है, जब टीम टेस्ट और T20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग की टीम बन गई है। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, आपको याद होगा कि 2019 में जब स्टीव स्मिथ खेलने उतरे थे इंग्लैंड में तो उनका काफी खराब स्वागत किया गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की विश्व कप में और उसके बाद एशेज में, वो दिखाता है कि उन्होंने अपने मन से वो जो दुर्घटना थी, मैं उसे दुर्घटना ही मानूंगा, क्योंकि वो एक से कहेंगे कि बहुत कड़ा रुख लिया था। आईसीसी पे भी फर्क पड़ गया था ऑस्ट्रेलियाई टीम की। ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि जब आपका कप्तान निलंबित हो जाता है तो जाहिर है कि इससे बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के मनोबल पर असर पड़ता है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि लड़ने मरने को तैयार रहती है और उन्होंने फिर से अपने कप्तान को पूरा साथ दिया और अब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं रह गई जो कि स्टीव स्मिथ के बिना थी। जी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु निजी कारणों से अगले महीने होने वाले थॉमस एंड उबेर कप फाइनल से हट गई है और उनका डेनमार्क में होने वाले सुपर 750 टूर्नामेंट में खेलना भी निश्चित नहीं है। थॉमस एवं उबेर कप 3 से 11 अक्टूबर के बीच डेनमार्क के आर्थस में खेला जाना है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने पिछले सप्ताह जो नया संशोधित कैलेंडर जारी किया था, उसमें ये पहला टूर्नामेंट है। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना ने बताया कि सिंधु कुछ निजी कारणों से थॉमस और उबेर कप फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। थॉमस और उबेर कप फाइनल्स के बाद 13 से 18 अक्टूबर के बीच डेनमार्क ओपन और फिर 20 से 25 अक्टूबर तक डेनमार्क मास्टर्स का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक की दावेदार सिंधु अभी हैदराबाद में राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर में अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने पहले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बनाई थी। जी, और काफी हैरानी की बात है कि उबर कप में वो भाग नहीं ले पाएंगी। थॉमस कप पुरुषों के लिए खेला जाता है और उबर कप महिलाओं के लिए, और मिक्स जो चैंपियनशिप है वो सुधीरमान कप, जिसमें कि पुरुष और महिला खिलाड़ी दोनों एक साथ खेलते हैं। तो उबर कप में ना खेलना सिंधु का ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। ओलंपिक में स्थान पाना उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि रैंकिंग उनकी इतनी जबरदस्त है। जी, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है और इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप चूंकि नहीं है हो रही है, क्योंकि ओलंपिक ईयर था तो उस साल जिस साल ओलंपिक खेल होते हैं उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन के नहीं आयोजित किए जाते हैं, और अगले साल चूंकि स्थगित हो गए तो अगले साल का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। लेकिन सिंधु का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, इसमें कोई शक की गुंजाइश रह नहीं गई है। लेकिन हाँ, उबर कप नहीं खेलेंगी, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। इसके बाद डेनमार्क ओपन और डेनमार्क मास्टर्स, यहाँ पे उनकी उम्मीद है खेलने की। देखिए, ये इंडिविजुअल कंपटीशन है और इसमें भाग ले पाएंगी तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा कि कुछ रैंकिंग पॉइंट्स वो जरूर ले पाएं और अपने स्थिति को और मजबूत करें। बिल्कुल। और अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल एक बार फिर शाम 7:20 पर मिलने के वायदे के साथ अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।